दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पताल इस वक्त जो उनकी ओपीडी है उनमें वायरल मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? जबकि कोविड के केसेस में उतनी इजाफा नहीं देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ठंड में तो H1N1 के केसेस होते हैं, लेकिन वो भी उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर क्या है, किस वजह से लोगों को इस तरीके की वायरल बुखार हो रहे हैं और साथ ही साथ हो भी रहे हैं तो एक लंबा स्पैन उनको इसके साथ भुगतना पड़ रहा है। इसी को समझने के लिए कि आखिर ये कौन सा वायरल बुखार है, कौन सा वायरस है, हम पहुंचे हैं एक मॉलिक्यूलर लैब में और हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर समीर भाटी, जो कि स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैं और जाने माने डॉक्टर हैं, जो हमेशा ही कोरोना वायरस के दौरान बहुत बारीकी से चीजों को समझाते आए हैं। तो ऐसे में आज ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली आधे से ज्यादा इस वक्त जो लोग दिल्ली में जो हैं वो वायरस के चपेट में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं और कौन सा वायरस उनको परेशान कर रहा है। तो आइए सीधे बात करते हैं। सर, जब हम बात कर रहे हैं इस स्थिति की तो सवाल यही है कि ये कौन सा वायरस है जिसने परेशान कर रखा है दिल्ली वालों को और खास करके आसपास में रहने वाले लोगों को। बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हम देखते हैं कि फ्लू का सीजन तो होता है आमतौर पे ये, और अभी वायरल काफी ज्यादा सर्दियों के अंदर अक्सर देखा जाता है। सर्दियों में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, ह्यूमिडिटी में फर्क आता है, ड्राई एयर होती है, इस वजह से फ्लू के लिए या किसी भी तरह के वायरस के लिए पनपने के लिए एक सही तरह का एटमॉस्फेयर होता है। सर्दियों में खास तौर पे आपकी जो सांस संबंधित बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी वायरस है, वो काफी अधिक बढ़ जाते हैं। फिलहाल जैसा अभी हम देख रहे थे, क्योंकि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट भी भारत में कुछ सर्कुलेट हो रहे थे, वो भी संक्रामक था, तो अभी जितने भी हमारे पास टेस्ट कराने के लिए लोग आ रहे थे तो उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था, बट उनको लक्षण उसी तरह के जैसे फ्लू के लक्षण होते हैं। उसके बाद जैसा हम आमतौर पे सर्दियों में देखते हैं कि आपका जो स्वाइन फ्लू होता है टेस्ट, वो इस मौसम में काफी सक्रिय हो जाता है, पर उनका स्वाइन फ्लू भी नेगेटिव आ रहा था। बट केसेस काफी ज्यादा हम देख रहे हैं फ्लू लाइक इलनेस के, ऐसे ही जो आप कहते हैं कि जुकाम, खांसी, बुखार, इसके अलावा आपको फीवर होना और भी जो जिस तरह के फ्लू के लक्षण है वही सब लक्षण उनमें मिलते हैं। तो जब दोनों टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, उसके बाद भी पेशेंट्स के जब लक्षण ठीक तरीके से सेटल नहीं हो रहे, तब फिर हमने उसको दोबारा से जब जांचना शुरू किया तो उसके अंदर जैसे जो स्वाइन फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा ए एक वायरस है, उसी का एक सब टाइप है उसको, जिसको हम H1N1 भी कहते हैं। जब H1N1 उनका नेगेटिव आ रहा था, स्वाइन फ्लू यानी नेगेटिव, तो फिर हमने जब दोबारा उनका टेस्ट किया तो उसी की एक दूसरी और सब टाइप जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम लैब में भी खड़े हैं सर, तो हम चाहेंगे कि यहाँ हमें पिक्चर के माध्यम से भी समझाया जाए ताकि लोग समझें। क्योंकि स्वाइन फ्लू के बारे में तो लोग थोड़े बहुत जानकारी रखते भी हैं, और चूंकि आपने कहा कि अब एक सब वेरिएंट है, तो वो किस तरीके का वेरिएंट है और किस तरीके से वो बाकी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उससे अलग दिखाई पड़ता है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें लक्षण सेम है ऑलमोस्ट। कई बार इसको डिफरेंशिएट करना कि ये आपको कोविड के लक्षण है, नॉर्मल फ्लू के लक्षण है, कि स्वाइन फ्लू है, या फिर अभी जिसकी हम बात करें H3N2 है, तो लक्षणों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा हम देखेंगे इसमें भी बुखार का आना, ड्राई कफ, गले का खराब होना, इसके अलावा मसल्स में पेन रहना और कमजोरी आना, सरदर्द, इस तरह के लक्षण हैं। इसको हम H3N2 कहते हैं। फिलहाल अभी जितने भी हमारे पास सैंपल आ रहे हैं उसमें अधिकतर 50-60% के करीब सैंपल्स हमारे, अगर 10 सैंपल आ रहे हैं उसमें से 6 से 7 सैंपल में H3N1 वायरस आ रहा है। तो इसको जांच करने का तरीका भी खैर उसी तरह से है जैसे हम कोविड के लिए सैंपल लेते हैं। जैसा हम इधर बात कर रहे हैं कि H1N1 टेस्ट, जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, जो ज्यादातर सक्रिय रहता था, पर इस बार ऐसा नहीं है, ये नहीं आ रहा। इस समय H3N2 टेस्ट आ रहा है, यानी कि स्वरूप बदला है H1N1 ने। बिल्कुल, स्वरूप तो नहीं कह सकते, H1N1 भी है और H3N2 भी पहले से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि नई तरह का सब टाइप है, पर फिलहाल इस मौसम में ये सबसे ज्यादा देखने के लिए आ रहा है। टेस्ट करना एक्चुअली यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और जानना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिनको पहले से सांस संबंधित बीमारियां हैं, या जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जिनको हृदय से संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम है, कैंसर वाले लोग, जिनकी कीमोथेरेपी अगर उनको हो
होता है तो उनके लिए ये जो दूसरे आमतौर पे हेल्दी लोग हैं उनसे ज्यादा उनके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। इसलिए हमें जांचना जरूरी है कि एक्चुअल में कॉज क्या है, जो लक्षण है। जी, क्योंकि लक्षण के बारे में आपने बताया कि लक्षण वही हैं जो कोरोना वायरस में दिखाई पड़ते हैं और या फिर H1N1 यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, वही कहीं ना कहीं H3N2 में भी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब यहाँ ये समझना चाहूंगी, जैसा आपने जिक्र भी किया कि ज्यादातर अब जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें वही निकल कर आ रहा है H3N2। क्या करें फिर इसके बाद? टेस्ट कराने की एक जो प्रक्रिया है थोड़ा उसको समझाएं और उसके बाद जब रिजल्ट्स किस तरीके के आते हैं उसके बारे में थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा दर्शकों को समझना ये जरूरी है कि ये भी एक संक्रामक बीमारी है। जैसे हम कोविड के बारे में बात कर रहे थे या स्वाइन फ्लू के बारे में बात कर रहे थे, ये भी एक दूसरे से इंसान को फैल सकता है। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि जो कोविड या स्वाइन फ्लू के अंदर हम सावधानी बरत रहे थे कि इसके अंदर आपको अगर कोई भी लक्षण आता है तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना, मास्क का उपयोग जरूर करना है और आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जिनको पहले से कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारियां हैं। बाकी जिस तरह से टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, देखिए टेस्ट इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं लिया जाता है किसी तरह का, इसमें वही सैंपल लिया जाता है जैसे हम कोविड में या स्वाइन फ्लू के अंदर जो हमारे नोज या माउथ से हम लेते थे उसी तरह की वो स्वैब स्टिक से सैंपल लिया जाएगा, उसी लैब के अंदर ये टेस्ट होगा और इसके अंदर कुछ इस तरह की रिपोर्ट होती है जैसा हम दिखाना चाहेंगे कि आपको एक ही बार सैंपल देना होगा। उस सैंपल के अंदर ये हम आपके दोनों तरह के वायरस को टेस्ट करेंगे, एक तो आपका H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं और दूसरा H3N2 टेस्ट, और तीसरा अब हमने इसमें कोविड भी करना शुरू कर दिया क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को कंफ्यूजन रहती है कि क्या कोविड है, क्या स्वाइन फ्लू है या H3N2 है। तो आपको एक ही सैंपल में ये तीनों तरह के टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर यानी इस टेस्ट को RT-PCR टेस्ट ही कहा जाएगा? बिल्कुल, ये RT-PCR मेथड से ही टेस्ट किया जाता है और उसी तरह से इसका सैंपल लिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति आता है वायरल लोडेड और वो आया और उसे पता नहीं है कि क्या है, तो वो सीधे कहेगा कि भाई हमें वायरल बुखार है, हमारे RT-PCR कर दो। नहीं, पहले एक बार अपने सिम्टम, आपको कोई भी लक्षण आते हैं आपको डॉक्टर से संपर्क करना, डॉक्टर उसके बाद आपको बताएगा कि ये टेस्ट करना है। फिर इसके लिए दोनों तरह से वो अपने घर पे भी ये सैंपल दे सकता है और उसके बाद इसका सैंपल लेने की प्रक्रिया अलग है। कहीं भी हॉस्पिटल या लैब के अंदर जाएगा वहां पर ये नहीं है कि वो एक कॉमन एरिया में, इसके लिए अलग से बूथ होता है, वहां पर ये सैंपल दिया जाएगा और उसके बाद सैंपल देने के बाद इसका टेस्ट करने की प्रक्रिया अलग है, वो अलग इसकी लैब। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ये इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जैसा मैंने आपको बताया PCR मेथड से। PCR मेथड से, तो चलिए PCR मेथड से यहाँ रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है और रिपोर्ट किस तरीके की आती है वो डॉक्टर साहब ने बताया है यहाँ पर। बिल्कुल। अब आगे हम चलते हैं कि कैसे सैंपल को लेकर के टेस्टिंग होती है, क्या प्रक्रिया होती है, वो डॉक्टर साहब समझाएंगे ताकि आप समझ पाए कि देखिए वायरस कोई भी हो, लड़ाई बहुत आसानी से लड़ी जा सकती है अगर आपको इसके बारे में पता हो और आप थोड़ी सतर्कता बरतें। तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कि वायरस काफी ज्यादा संक्रामक है, जैसा मैंने आपको बात की, तो इसकी जो लैब भी है वो बिल्कुल सेपरेट लैब का ये एक पार्ट है और इसका जैसे बायो सेफ्टी कैबिनेट है उसके अंदर इस सैंपल को ओपन किया जाता है और फर्दर वही प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताया, RT-PCR मेथड से इसकी जांच की जाती है और इसकी रिपोर्ट बनने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अंतिम सवाल ये है कि ये तमाम प्रक्रियाओं को समझने के बाद, सतर्कता बरतने के बाद जरूरी कदम क्या उठाए जाए पेशेंट की तरफ से ताकि इससे बचा जा सके। अभी तक जिस तरीके से देखा गया है ये फेटल नहीं है, लेकिन कभी भी फेटल हो भी सकता है अगर आप कहीं भी एक गलत कदम उठाते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जब फेटल की बात करते हैं तो किसी भी तरह का वायरस होता है, 2 कैटेगरी है। एक लोग हैं जो हेल्दी हैं, जिनको किसी तरह से कोई और गंभीर बीमारी नहीं है, और दूसरा हमारा एक एज ग्रुप जिसमें हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, एल्डरली लोग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि जिनकी डायबिटीज कंट्रोल के अंदर नहीं है, हाइपरटेंसिव लोग हैं, या जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, लीवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या या किसी तरह की सांस संबंधित उनकी बीमारी है, तो उनको निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर वो जाएं तो मास्क का उपयोग जरूर करें और अगर लक्षण दिख रहे हैं तो आप ऐसा ना माने कि ये कॉमन कोल्ड है मुझे या मौसम के बदलाव की वजह से हुआ है। आप एक छोटी सी जांच होती है, जांच करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और इसके अलावा बहुत ज्यादा घबराने या पैनिक करने की बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि जैसे
जैसे हम बात कर रहे हैं कि सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि भी संक्रामक वायरस है और आप और क्योंकि ये काफी लंबा समय तक रह रहा है, ये भी सवाल मैं पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के जहन में रह रहा होगा कि पहले वायरल बुखार होता था तो 1-2 दिनों में चला जाता था, लेकिन अभी जो H3N2 के दिखाई पड़ रहे हैं वो काफी लंबा स्पैन रह रहा है, ये क्या वजह है? देखिए, इसका वजह ये है कि कई बार आमतौर पे जब हम यहाँ पर भी देखते हैं, टेस्ट कराने के लिए आते हैं, तो कई बार लोग को लगता है कि क्या मुझे टाइफाइड है, तो वो टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स या इस तरह की मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जबकि ये एक वायरल डिजीज है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन के अंदर अलग तरह के सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी। और करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और इसके अलावा बहुत ज्यादा घबराने या पैनिक करने की बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि भी संक्रामक वायरस है और आप और क्योंकि ये काफी लंबा समय तक रह रहा है, ये भी सवाल मैं पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के जहन में रह रहा होगा कि पहले वायरल बुखार होता था तो 1-2 दिनों में चला जाता था, लेकिन अभी जो H3N2 के दिखाई पड़ रहे हैं वो काफी लंबा स्पैन रह रहा है, ये क्या वजह है? देखिए, इसका वजह ये है कि कई बार आमतौर पे जब हम यहाँ पर भी देखते हैं, टेस्ट कराने के लिए आते हैं, तो कई बार लोग को लगता है कि क्या मुझे टाइफाइड है, तो वो टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स या इस तरह की मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जबकि ये एक वायरल डिजीज है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन के अंदर अलग तरह के सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी। और दूसरा, ये भी लंग्स को अफेक्ट कर सकता है कि जैसे हम कोविड की बात कर रहे थे, तो किसी भी तरह के वायरल इलनेस को हमें अपने उसको लाइट में नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करके उसका टाइमली ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको संक्रमण हो गया तो वो आप और बाकी को ना फैलाएं, इसलिए आपको जरूरी है सभी तरह की जो हम पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे थे, फ्लू लाइक इलनेस में भी आपको उसी तरह के बिहेवियर को फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल, उसी बिहेवियर को अपनाइए। और कोविड से बहुत चीजें सीख मिली हैं और आपने समझा भी है कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है ऐसे वायरसेस के खिलाफ में। और चूंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे वायरस है और लगातार म्यूटेट भी होते रहते हैं, नए नए आते भी रहते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ऐसे में हमने यही कोशिश की है यहाँ पर आकर कि डॉक्टरी सलाह आपको दी जाए, दिखाया जाए कि किस तरीके से टेस्टिंग होती है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कहीं कहीं भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि कोई डरने की जरूरत है। बस जरूरत है तो सतर्क रहने की, सचेत रहने की, ताकि इस तरीके के वायरस से आपको किसी तरीके का खतरा ना हो सके। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।